हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ई एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लाए हैं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका आज प्रैक्टिस सेट 4 है। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। इसमें पहला ऑप्शन है परी महल, बी ऑप्शन है आगरा का लाल किला, सी ऑप्शन है इसका जहांगीर महल, डी ऑप्शन है लाल किला। इसका राइट आंसर है लाल किला। चलिए नेक्स्ट, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम। लाल किला 1857 तक मुगलों सम्राटों के रहने का स्थान बन चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 1638 से 1648 ईस्वी तक लगभग 20 सालों में हुआ। चलिए इसकी महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। प्रथम मुगल सम्राट बाबर, अंतिम मुगल सम्राट बादशाह जफर सेकंड था। चित्रकला का स्वर्णिम काल किसे कहा जाता है? या जहांगीर को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णिम काल। निरक्षर मुगल शासक कौन था? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया? ऑप्शन ए है इसमें लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को आसान क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक रहा। डलहौजी ने अपने शासनकाल में व्यक्तिगत का सिद्धांत लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में इसने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके शासनकाल में ही भारत में प्रथम बार रेलगाड़ी चली। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में प्रथम कारखाना, स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन, शिक्षा संबंधी सुधारों तथा जनगणना जैसी योजनाएं को बढ़ावा मिला। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में 1857 ईस्वी की महत्वपूर्ण क्रांति हुई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1856 में निम्नलिखित में से किसे बम्बई का पहला नगर आयुक्त नियुक्त किया गया? इसमें पहला ऑप्शन है आर्थर क्रॉफर्ड, ऑप्शन बी है एच फाउल, ऑप्शन सी है चार्ल्स एटकिंसन, ऑप्शन डी है विलियम एंटर। जिसका राइट आंसर है आर्थर क्रॉफर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसकी व्याख्या। आर्थर क्रॉफर्ड को बम्बई नगर का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम 16 ईस्वी में मद्रास में नगर निगम का गठन हुआ। फिर 1726 ईस्वी में कलकत्ता और बॉम्बे नगर निगम का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब्राडोर, चामर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? ऑप्शन ए है अटलांटिका महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर या ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अटलांटिका महासागर। नेक्स्ट इसकी महत्वपूर्ण देखते हैं। लेब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, प्यूरो रिचो ट्रेच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? इसका ऑप्शन ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर या ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। जिसका राइट आंसर है अटलांटिक महासागर। आगे चलते हैं। पोर्तो रिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी अथवा गर्त है। इसकी गहराई अधिकतम 8380 मीटर है। महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। मारियाना ट्रेंच धरती की सबसे गहरी जगह है
वहाँ समुद्र 10,898 मीटर से 10,916 मीटर तक गहरा है। मारिया ट्रेंच फिलिप्स के पूर्व में स्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी की सबसे निचली परत को डेड कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें तल सेल कहा जाता है, या ऑप्शन बी जनक सेल कहा जाता है, या ऑप्शन सी नीव सेल कहा जाता है, या ऑप्शन डी आधार सेल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है तल सेल। इसको तल सेल कहा जाता है। मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सेल कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तल सेल पृथ्वी व अन्य स्थलीय ग्रहों में उनकी ऊपरी सतह के नीचे संगठित पत्थर को कहते हैं। यही मिट्टी की सबसे निचली परत कहलाती है। नेक्स्ट, इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए कौन हुए? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन सी जगजीवन राम, या ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। आगे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति स्थानीय भारतीय जनसंघ में निहित है। ऑप्शन ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, या ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी, या ऑप्शन डी मुरली मनोहर जोशी। इसका राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी KM मुंशी। इसका राइट आंसर है BR अम्बेडकर। आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। KM मुंशी भी इस समिति के एक सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा डेढ़ में पारित किया गया। ऑप्शन ए 1956, या ऑप्शन बी 1971, या ऑप्शन सी 1948, या ऑप्शन डी 1956। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1956। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विशेष तौर पर बीमा दो तरह के होते हैं, जीवन बीमा और साधारण बीमा। जीवन बीमा से तात्पर्य है कि पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसमें आश्रित की बीमा कंपनी की तरफ से अनुदान राशि मिलती है। वहीं साधारण बीमा में गाड़ियां, घर, पशु, फसल व स्वास्थ्य बीमा जैसी चीजें शामिल हैं। सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम को भारतीयों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया। वर्ष 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य डेढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पादन, या ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, या ऑप्शन सी राष्ट्रीय आय, या ऑप्शन डी निव्वल घरेलू उत्पादन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पादन। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं में के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नॉमिनल GDP एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन का आकलन है जिससे इसकी गणना में शामिल होता है। ऑप्शन ए नागरिकों की देखरेख में, या ऑप्शन बी केवल सेवाएं,
या ऑप्शन सी वर्तमान मूल्य, या ऑप्शन डी पिछले 5 वर्षों के लिए मूल्य। इसका राइट आंसर है, आपको बता दें, ऑप्शन सी वर्तमान मूल्य। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। एक साल में उत्पादित सेवाओं तथा वस्तुओं की कीमतों की गणना बाजार के मूल्य तथा वर्तमान कीमत पर करते हैं तथा बाद में निकली इस गणना में जो जीडीपी निकल कर आती है उसे ही नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माने जाते क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कभी भी अर्थव्यवस्था के सही आंकड़ों को प्रदर्शित नहीं करती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 2021 में, या ऑप्शन बी 2020 में, या ऑप्शन सी 2019 में, या ऑप्शन डी 2018 में। इसका राइट आंसर आपको बता दें 2021 में किया गया था। जो जिसकी व्याख्या में हम बता देते हैं किसने किया था। भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में परंपरागत किताब में छपे बजट के बजाय टैबलेट से बजट भाषण पढ़ा। यह देश का पहला बजट था जिसमें बजट भाषण को वित्त मंत्री ने टैबलेट से पढ़ा। बजट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ परंतु पहले पर। इसका ऑप्शन ए कहता है न्यूटन का गति का तीसरा नियम, स्टीफन का नियम, कूलाम का नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसका राइट आंसर है, आपको बता दें, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरा पदार्थ परंतु पहले पर वापस बल लगाता है। स्टीफन के नियम के अनुसार किसी भी पृष्ठ द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का मान परम शून्य ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग अनुपाती होता है। आगे चलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? इसका ऑप्शन ए है जोहान सॉल्क, ऑप्शन बी जॉन नेस्क, या ऑप्शन सी लुई पास्चर, या ऑप्शन डी अल्बर्ट सावेन। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दें, अल्बर्ट सावेन। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट सावेन ने 1961 में किया था। जोहान सॉल्क ने सबसे पहले पोलियो के प्रभावी टीके का विकास किया था। लुई पास्चर ने भी सर्वप्रथम रेबीज के टीके की खोज की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक तांबे का खनिज है? ऑप्शन ए गैलेना, या ऑप्शन बी शनिवार, या ऑप्शन सी चाल्कोसाइट, या ऑप्शन डी कैल्साइट। इसका राइट आंसर है चाल्कोसाइट। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। चाल्कोसाइट तांबे का एक अयस्क होता है। गैलेना एक सल्फाइड खनिज है। शनिवार पारा का अयस्क होता है। कैल्साइट टिन का अयस्क होता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 64 बिट्स, या ऑप्शन बी 32 बिट्स, या ऑप्शन सी 128 बिट्स, या ऑप्शन डी 256 बिट्स। इसको हम आपको राइट आंसर बता दें, 32 बिट्स का होता है ये आईपी एड्रेस। आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। आईपी एड्रेस 2 IPv4 और IPv6 में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा IPv पते को 2 भागों में बांटा गया है, नेटवर्क और होस्ट एड्रेस। नेटवर्क निर्धारित करता है कि नेटवर्क एड्रेस के लिए कितने 32 बिट का प्रयोग किया जाता है और शेष बिट्स होस्ट एड्रेस के लिए उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से DOS है? ऑप्शन ए डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन बी डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन सी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑप्शन डी डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसका राइट आंसर है, आपको बता दें, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलती हैं,
इसकी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे व्यापक रूप से स्थापित ऑपरेटिंग सिस्टम था। डोस का पहला निजी कंप्यूटर संस्करण पीसी डॉस और आईबीएम के लिए बिल गेट्स और उसके नए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीदर सिंह चौधरी की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, या ऑप्शन बी मैटर्स ऑफ डिस्कशन, या ऑप्शन सी द रेस ऑफ माई लाइफ, या ऑप्शन डी एन ऑटोबायोग्राफी एन योग। इसका आपको राइट आंसर बता दें, ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। नेक्स्ट इसका महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं हम। नीदर सिंह चौधरी की आत्मकथा का नाम ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। इनकी दूसरी आत्मकथा बता दें आपको, अ पैसेज टू इंग्लैंड, अ पैसेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इनकी तीसरी आत्मकथा बता दें, E.M. फोस्टर्स, अ पैसेज टू इंडिया। और एक गुजराली लाल की भी आपको आत्मकथा बता दें, मैटर्स ऑफ डिस्कशन इंडिया। मिल्खा सिंह ने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा, द रेस ऑफ माई लाइफ परमंस, ये मिल्खा सिंह ने लिखी है। योगानंद जी की बता देते हैं, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हैं। झिझिया, झिझिया किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार का, या ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का, या ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का, या ऑप्शन डी पंजाब का। आपको बता दें इसका राइट आंसर है बिहार का। झिझिया, झिझिया बिहार का राष्ट्रीय सांस्कृतिक नृत्य है, सांस्कृतिक नृत्य है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। बिहार का विदेशिया, धोबिया, जाट जाटिन, सामा चकेवा और डोमकच हैं, ये भी बिहार के हैं। उत्तर प्रदेश के बता दें, कजरी, रासलीला डांस, ये उत्तर प्रदेश के हैं। असम के बता दें, देवधानी और भोरतल, ये असम के हैं। मध्य प्रदेश के बता दें आपको, गिड्डा और सैलाम डूनी है। और पंजाब का बता दें, गिद्दा। पांडिचेरी का बता दें, गरांडी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।